Welcome to the next lecture in the series on labor law. Now, इस lecture number 5 से we are going to start very important provisions जो हमारे पहले Industrial Disputes Act होता था 1947 जो industrial relations और उन relations को govern करते हुए disputes कैसे resolve किए जाएंगे उन सभी provisions के साथ deal करता था. So this lecture is very important क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट है जो इस कोड में अब जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के लेकर जो फ्रेमवर्क था वो इस कोड में इंक्लूड किया गया है. So it will cover the conceptual analysis of the concept of industry. So industry की definition पे हम ध्यान देंगे एक बार कि इंडस्ट्री की डेफिनेशन क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक गेटवे है टू द एप्लीकेशन ऑफ द कोड. ये हमारा कोड कहाँ पर अप्लाई करेगा. ऑलराइट, द मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज कि व्हाट एंटरप्राइज विल बी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ द टर्म इंडस्ट्री, या किस एंटरप्राइज को हम इंडस्ट्री कह सकते हैं जिस पर हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड का फ्रेमवर्क अप्लाई करेगा. क्यों? क्योंकि जो एंटिटी इंडस्ट्री की डेफिनेशन में आएगी सिर्फ वही इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में जो राइट्स, ऑब्लिगेशंस, मैकेनिज्म है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का उस पर ये तब अप्लाई करेगा. सो वेदर एन एक्टिविटी फॉल्स विद इन दिस टर्म और नॉट, तो अगर एक एक्टिविटी इंडस्ट्री की डेफिनेशन में फॉल कर रही है, रादर अगर एक एस्टैब्लिशमेंट इंडस्ट्री की डेफिनेशन में फॉल कर रहा है, तभी उसके जो वर्कर्स हैं उनके राइट्स, ऑब्लिगेशंस और उन राइट्स और ऑब्लिगेशंस को एनफोर्स करवाने के लिए बोथ एम्प्लॉयर एज वेल एज वर्कर वो डिस्प्यूट मैकेनिज्म का जो है रिकोर्स ले सकते हैं. सो एज ऑलरेडी डिस्कस्ड, इससे पहले हमारे पास इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट होता था 1947 का. ऑलराइट, और वो एक जो डेफिनेशन यूज करता था ना, दैट वाज ओपन एंडेड फ्रेज दैट वाज हेवीली शेप्ड बाय जुडिशियल इंटरप्रिटेशन. अगर आप पुराने लेक्चर्स पे देखेंगे तो इंडस्ट्री का जो लेक्चर होता था दैट यूज्ड टू रन इनटू एटलीस्ट 2 या 3 लेक्चर्स एक घंटे की. वाई? क्योंकि इंडस्ट्री की जो डेफिनेशन थी ना वो बहुत ज़्यादा ऐसा था कि ओपन एंडेड, वांट टू से कि उसकी इंटरप्रिटेशन इतनी ज़्यादा वाइड हो सकती थी. दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस. ऑलराइट, सो उस द फ्रेजेस दैट वर यूज्ड अंडर दैट क्लॉज ऑफ डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री, उसकी डेफिनेशन इतनी वाइड या नैरो हो सकती थी बेस्ड अपॉन जुडिशरी क्या इंटरप्रिटेशन पिक कर रही है. ऑलराइट, सो इंडस्ट्री एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है अंडर इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, क्योंकि अगर एक एक्टिविटी या एक एंटिटी इंडस्ट्री की डेफिनेशन में आ रही है तभी उसके अगेंस्ट वर्कर्स अपने राइट्स एनफोर्स करवा सकते हैं, या एम्प्लॉयर वर्कर्स की ऑब्लिगेशंस एनफोर्स करवा सकता है, या दोनों अपने राइट्स के लिए कोई डिस्प्यूट मैकेनिज्म का रिकोर्स ले सकते हैं जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड में दिया हुआ है. द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री, ऑलराइट, जो अब हम मॉडर्न टाइम्स में दैट इज हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड में आने के बाद इसको हमने एक स्ट्रक्चर डेफिनेशन दिया है जो एक्चुअली जुडिशियल इंटरवेंशन का ही एक कंट्रीब्यूशन रहा है. इसीलिए जो एक केस था बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड वर्सेस ए राजापा, इसको हम लीडिंग जजमेंट मानते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में भी और इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड में भी. क्यों? क्योंकि ये जो जजमेंट थी इसी ने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया जुडिशियल इंटरप्रिटेशन जो इस जजमेंट के बाद हुई ऑफ द टर्म इंडस्ट्री. ऑलराइट, सो इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड की डेफिनेशन जानने से पहले जो हमारी 2020 कोड में दी हुई है
उस डेफिनेशन को जानने से पहले हमें थोड़ा सा हिस्ट्री पता होनी चाहिए रिगार्डिंग दिस केस, बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड, या इसको हम मोर पॉपुलरली बैंगलोर वाटर सप्लाई केस भी कहते थे। सो 1978 का केस है, लैंडमार्क केस है, जिसमें इंडस्ट्री को ब्रॉडर टर्म थी। ऑलराइट, सो why service institutions later came to be treated as industries? Okay, हम अगर इंडस्ट्री की टर्म अपने माइंड में सोचते हैं तो एज ए लेमैन हमारे माइंड में क्या आता है, जैसे जो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। ऑलराइट, सो इस डेफिनेशन के बाद जो जुडिशरी ने इंटरप्रिटेशन की ऑफ इंडस्ट्री इन दिस केस, उसके बाद इवन सर्विस जो है, सर्विस सेक्टर भी इंडस्ट्री की डेफिनेशन में आने लगा। फॉर एग्जाम्पल योर IT इंडस्ट्रीज। ऑलराइट, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, और इसके बाद बहुत इंटरप्रिटेशंस हुई। वी हैव नंबर ऑफ केसेस, और नॉट गोइंग टू डीप इनटू दोज नंबर ऑफ केसेस, क्योंकि अब हमारे पास एक्चुअली एक स्ट्रक्चर डेफिनेशन आ चुकी है ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड में, जो इसी केस से ही बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, इसलिए ये केस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, इसके बाद जो रेपरकशंस हुए थे दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, क्योंकि ऐसे हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो वो हम बात के लिए रखते हैं, अभी हम इस केस के बारे में समझते हैं। सो व्हाट वर द फैक्ट्स? जो इस बोर्ड के एम्प्लॉयज़ थे ना, वो एक लेबर डिस्प्यूट में थे, और बोर्ड ने ऑब्जेक्ट किया कि ये जो है बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड, ये कोई इंडस्ट्री ही नहीं है, इसलिए हम लेबर मशीनरी का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ऑलराइट, याद आ गया कि इंडस्ट्री की डेफिनेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई एक एंटिटी इंडस्ट्री की डेफिनेशन में आ रही है, तभी उसके जो वर्कर्स हैं वो इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री के अगेंस्ट अपने राइट्स एनफोर्स करवा सकते हैं अंडर द लेबर लॉज। ऑलराइट, जो हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में दिया हुआ था कि अपने राइट्स एनफोर्स कराने के लिए आप लेबर मशीनरी के पास अप्रोच कर सकते हैं। ऑलराइट, जैसे कंसिलिएशन ऑफिसर्स, लेबर कोर्ट, लेबर ट्राइब्यूनल, इनमें जाना। ऑलराइट, लेबर कोर्ट कम इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, तो इन कोर्ट्स में या इन अथॉरिटीज के पास जाने का राइट सिर्फ उन्हीं वर्कर्स के पास है। ऑलराइट, सो एंड देयरफॉर लेबर मशीनरी कुड नॉट अप्लाई। तो ये बोर्ड का कहना था कि हम तो इंडस्ट्री ही नहीं हैं, तो इसलिए हमारे जो लेबर्स हैं वो लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल से जा ही नहीं सकते। ऑलराइट, सो फाइनली जब ये मैटर है पूरा, आफ्टर गोइंग थ्रू वेरियस कोर्ट्स, देन हाई कोर्ट, फिर ये फाइनली पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट की 7 जज बेंच ने अपना डिसीजन दिया था। दिस इज व्हाई दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, और क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे थी, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट केस है, और एक लीडिंग जजमेंट निकल कर आई जिसने हमारे आने वाले बहुत सारे केसेस को इम्पैक्ट किया। और ना ही सो दीज आर द फैक्ट्स। और इशू था क्या कोई स्टैट्यूटरी पब्लिक यूटिलिटी बॉडी जो है वो इंडस्ट्री की डेफिनेशन में फॉल करती है या नहीं। फर्दर इशू था क्या प्रॉफिट मोटिव ज़रूरी होता है या कमर्शियल कैरेक्टर ऑफ एंटिटी ज़रूरी है टू डिसाइड कि जो एक्टिविटी उसमें हो रही है या जो एंटिटी है वो इंडस्ट्री की तरह काउंट करती है या नहीं। सो अकॉर्डिंगली कोर्ट ने क्या अडॉप्ट किया, एक ब्रॉड इंटरप्रिटेशन अडॉप्ट की, और said that decisive factor is the nature of the activity. So ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट बन गया कि कोर्ट ने कहा कि जो डिसाइसिव फैक्टर्स होंगे ना, उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाएगा क्या, कि नेचर ऑफ द एक्टिविटी क्या है, नॉट द आइडेंटिटी ऑफ द एम्प्लॉयर। ऑलराइट, कि क्या अगर तो एम्प्लॉयर गवर्नमेंट है, अगर एम्प्लॉयर कोई स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है, सरकार है, सरकार द्वारा बनाई हुई कंपनी है, या स्टैट्यूट द्वारा क्रिएट की हुई एंटिटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडस्ट्री की डेफिनेशन से बाहर हो जाएगी। What is the decisive, what is the nature of the activity, वहाँ पर जो एक्टिविटी हो रही है उसकी नेचर क्या है। ऑलराइट, ये एक फैक्टर होगा।
अनदर और एक और चीज़ क्लियर की कि प्रॉफिट के लिए वो एंटिटी काम कर रही है या नहीं, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ऑलराइट, ये एक रेलेवेंट फैक्टर नहीं रहेगा, दिस इज हाईली इरेलीवेंट। ऑलराइट, and activity does not stop being an industry merely because it is carried on by a public authority, जैसे अभी आपको बताया। राइट, सो ऐसे सिनारियो में जो ये सीवरेज बोर्ड था, इसको एक इंडस्ट्री माना गया। जो सीवरेज बोर्ड में जो वर्कर्स थे वो सीवरेज बोर्ड के अगेंस्ट अपने लेबर राइट्स एनफोर्स करवा सकते थे। सो ये बैंगलोर वाटर सप्लाई का केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने इंडस्ट्री की डेफिनेशन को एक ब्रॉड इंटरप्रिटेशन दी। ऑलराइट, कि नेचर ऑफ द एक्टिविटी क्या है। सो आज जो हम डेफिनेशन देखते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड में सेक्शन 2P में, वो डेफिनेशन जो है इंडस्ट्री की उसको कैसे डिफाइन करती है। इट मीन्स सिस्टमैटिक एक्टिविटी। ऑलराइट, एक एक्टिविटी है जो सिस्टमैटिक तौर पर या ऑर्गेनाइज्ड वे में एक एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। मस्ट बी कैरिड ऑन बाय कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कर, यानी कि वहाँ पर एम्प्लॉयर और वर्कर के कोऑपरेशन से वो एक्टिविटी कंडक्ट की जा रही है। नेक्स्ट, एक्टिविटी मस्ट रिलेट टू प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी कि वहाँ पर एक्टिविटी जो है वो या तो प्रोडक्शन में, सप्लाई में या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में डील कर रही है। जो बैंगलोर वाटर सप्लाई बोर्ड था, वहाँ पर जो एक्टिविटी थी वहाँ पर भी यही प्रिंसिपल लगाया गया कि व्हाट वाज द नेचर ऑफ द एक्टिविटी। क्या नेचर ऑफ द एक्टिविटी है वो प्रोडक्शन, सप्लाई या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए हो रही है। ऑलराइट, देन ऑब्जेक्ट मस्ट बी टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स और विशेस अदर देन मेयर स्पिरिचुअल और रिलीजियस वांट्स। तो जो हम ऑब्जेक्ट है हमारा बाय कंप्लीटिंग दिस एक्टिविटी, जिसमें हम गुड्स या सर्विसेज जो बना रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके तहत क्या हम उनसे ह्यूमन वांट्स या विशेस को सेटिस्फाई करना चाहते हैं या मेयर स्पिरिचुअल या रिलीजियस वांट्स। अब ह्यूमन वांट्स सेटिस्फाई करने वाले क्या होते हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, राइट, बेसिक वांट्स एंड विशेस। इसके साथ और भी आ जाते हैं, लाइक हेल्थ केयर भी है, लेकिन उनकी मेयर स्पिरिचुअल या रिलीजियस वांट्स नहीं इसमें हम काउंट करते हैं। राइट, देन प्रॉफिट मोटिव या कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये मेयर असेंशियल्स नहीं है। ऑलराइट, ये असेंशियल्स नहीं है कि एक एंटिटी प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रही है या वो जो है उसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहाँ से हो रही है। फॉर एग्जांपल, जैसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट अगर सरकार कर रही है तो क्या वो इंडस्ट्री नहीं है? ये कोई रेलेवेंट फैक्टर नहीं है। ऑलराइट, या कोई जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए है लेकिन वो प्रॉफिट मोटिव मेन अर्निंग नहीं है। यस, प्रॉफिट मोटिव मेन अर्निंग का मतलब कि जब वो अपना प्रॉफिट अर्न करके डिस्ट्रीब्यूट करने लगे अपने शेयर होल्डर्स में। ऑलराइट, सो अगर उसका मेन ये काम नहीं है तो ये कोई एक रेलेवेंट फैक्टर नहीं है। सो ये सब चीज़ें यहाँ पर जो अब हम प्रेजेंट डेफिनेशन जो हमने देखी है, ये वही है जो बैंगलोर वाटर सप्लाई केस के बाद जितनी आई थी इंटरप्रिटेशंस, उनको जो है लेकर अब फाइनली नए कोड में उन सबको इस सिस्टमैटिक वे में एक स्ट्रक्चर्ड डेफिनेशन दी गई है। ऑलराइट, इसीलिए बैंगलोर वाटर सप्लाई केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहीं से ब्रॉडन की गई डेफिनेशन, नंबर ऑफ केसेस थे उसके बाद, तो ये ब्रॉड डेफिनेशन हमारी हिस्ट्री वहाँ से है। ऑलराइट, क्या इंक्लूड किया गया है इन द डेफिनेशन? जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो ओन हो रहे हैं या मैनेज हो रहे हैं wholly or substantially engaged in charitable, social या philanthropic service। तो जो अगर चैरिटी, सोशल या फिलान्थ्रोपी सर्विसेज में आ रही हैं इंस्टीट्यूशंस ओन या मैनेज, ठीक है ना, engaged in such activities, तो वो इंडस्ट्री में इंक्लूड नहीं होती हैं। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल हमारे स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज
जो है वो इस डेफिनेशन, इस एक्सक्लूजन में फॉल कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम और समझेंगे, बिकॉज हम ये क्वेश्चन भी बहुत पॉपुलर होता है कि क्या यूनिवर्सिटीज़ या क्या स्कूल्स इंडस्ट्री की डेफिनेशन में आते हैं या नहीं। ओके, देन सॉवरेन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के सॉवरेन फंक्शन है, जैसे कि लेजिस्लेशन, जुडिशरी, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, ये जो डिसीजंस हैं, ये जो फंक्शंस हैं गवर्नमेंट के, ऑलराइट, इंक्लूडिंग डिफेंस, रिसर्च, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस, तो ये तो पर्टिकुलर सेक्टर्स वैसे ही एक्सक्लूड हो गए, लेकिन अदर सॉवरेन फंक्शंस जैसे जो गवर्नमेंट के आते हैं, तो एक इंडस्ट्री जो वो कैरी ऑन कर रही है जिसमें गवर्नमेंट अपने सॉवरेन फंक्शंस परफॉर्म कर रही है एक्चुअली, तो वो इंडस्ट्री में नहीं आएंगे। देन डोमेस्टिक सर्विस, डोमेस्टिक सर्विस जो है वो इंडस्ट्री का पार्ट नहीं बनती है, ऑलराइट। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो और किसी भी एक्टिविटीज़ को फर्दर ऑन नोटिफाई कर सकती है कि वो इंडस्ट्री की डेफिनेशन में फॉल नहीं करे। सो दीज आर क्लियर कट एक्सक्लूजन्स। सेक्शन 2P इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड इंडस्ट्री की डेफिनेशन और क्लियर कट एक्सक्लूजन्स बताती है।